Welcome back to another eye-opening episode of our podcast series Unfiltered Education, where we bust myth, uncover reality, and keep it real about world of management education system in India. Today's episode is extra special because we are joined an institution builder throughout leadership and change maker in the B school ecosystem, Professor Dr. Arun Kumar Singh sir. He is an alumni of India's most prestigious institute, IIM Lucknow, and certified by IIM Bangalore. Currently, sir serve as the director of NIT Business School and founding director of GIMS Greater Noida एंड जिम्स। और सर ने अपने 2 दशकों के करियर में इन टॉप बी स्कूल के शीर्ष पे रहे हैं और साथ ही इन इंस्टीट्यूशंस के आइडेंटिफाई बिल्डिंग में, एकेडमिक विजन में और इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में काफ़ी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सो इफ़ यू आर एवर वंडर अबाउट व्हाट इज़ द रियल डिफरेंस बिटवीन टीयर 1 एंड टीयर 3 कॉलेजेस और साथ ही बी स्कूल में एडमिशन रियलिटी एंड प्लेसमेंट के पीछे की क्या रियलिटी है, क्या सच्चाई है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक स्टूडेंट अपने लिए बेहतर बी स्कूल कैसे चुन सकता है। वेलकम अरुण सर एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम विद अस फॉर एमबीए एस्पिरेंट्स। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सर सेशन की शुरुआत करते हैं मैनेजमेंट कॉलेजेस के उस बज के साथ जो स्टूडेंट के माइंड में हर साल ये बज रहता है कि टायर 1 कॉलेजेस और टायर 3 कॉलेजेस के लेवल्स की। व्हाट इज द सिग्निफिकेंट बज अराउंड टायर 1 एंड टायर 3 कॉलेजेस? देखिए, हमें यहाँ पर थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि हर साल कितना बच्चा कैट में अपीयर होता है। अगर मैं पिछले एक दशक का अगर लेट्स से लास्ट 1 डेकेड अगर हमें कंपैरिजन करें तो करीब 2.25 लाख से लेके 3.25 लाख के बीच में बच्चा अपीयर होता है। बट ये फॉर्म भरता है, नॉट एग्जैक्टली अपीयर होता है। इसमें से 30% बच्चा जो है वो फाइनली पेपर नहीं देता। तो ये आंकड़ा बैठता है जो बच्चा कैट के लिए अपीयर होता है। अगर मैं सारे आईएम्स को और सारे टॉप इंस्टीट्यूशंस को, टॉप 50 इंस्टीट्यूशंस को ले लूँ तो उनकी एक लिमिटेड कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है बच्चों को एब्जॉर्ब करने की। बट हिंदुस्तान में बहुत सारा टैलेंट ऐसा है जिसको वो मौका नहीं मिल पा रहा या वो कॉलेज नहीं मिल पा रहा जहाँ वो पढ़ना चाहता है। अब आती है बात टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 कॉलेज। अब इसमें जो भी इंस्टीट्यूशंस जिनकी एक लेगेसी है, जहाँ से एक बहुत बड़ा एलुमनाई बेस है, जहाँ से स्टूडेंट्स ना केवल हिंदुस्तान बल्कि बाकी देशों में काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे लेवल पर पहुंच चुके हैं, उनको हमने टीयर 1 की तरह से देखना शुरू किया। जी। टीयर 2 जिन्होंने ग्रेजुअली काम किया और अभी वो टीयर 1 की लेवल तक नहीं है मगर हाँ वो अगली लीग में है। अब अगर मैं एक नंबर के साथ आपसे बात करूं तो पूरे इंडिया में करीब 2600 कॉलेज हैं तकरीबन। अगर मैं 2 साल पहले का एआईसीटी का डेटा आपके साथ शेयर करूं तो करीब 2600 कॉलेज हैं जो एमबीए की डिग्री ऑफर करते हैं और करीब 382 स्टैंड अलोन पीजीडीएम इंस्टीट्यूशन हैं। ये है टोटल आंकड़ा। अब इसमें अगर आप क्वालिटी के टर्म्स में कंपैरिजन करेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा। हाँ। मैं इसलिए कहूँगा मुश्किल होगा क्योंकि अब थोड़ा सा परिवर्तन है। आज की डेट में ऐसे ही बच्चे हैं जिन्हें शायद बेबी आईएम्स मिल रहे हैं मगर वो बेबी आईएम्स में जाना नहीं चाहते जी। उनका कुछ सेक्टोरियल प्रेफरेंस है, उनका कुछ लोकेशनल प्रेफरेंस है, उनका कुछ स्पेशलाइजेशन प्रेफरेंस है। सो जो टिपिकल टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 की परिभाषा थी वो थोड़ी सी ब्लर हुई है। दूसरा, कुछ ऐसे नए इंस्टीट्यूट आए हैं जिन्होंने ऐसे प्रोग्राम्स डिलीवर करना शुरू किया है जो किसी के पास नहीं है। अभी इस साल जैसे एक नया एडिशन हो रहा है या हो चुका है, मैं कहूँ आईएसबी ने नॉन वर्किंग या जिनके पास वर्क एक्स नहीं है उनके लिए भी पीजी इन मैनेजमेंट ऑफर करना शुरू किया। हाँ, बिल्कुल। देन IIM अहमदाबाद है, IIM इंदौर है जिन्होंने ऑनलाइन एमबीए का फुल प्रोग्राम ऑफर करना शुरू किया है। सो इस तरीके से ये पूरा मामला चलता है। मगर यहाँ पर स्टूडेंट्स को एक चीज़ समझनी चाहिए कि अपनी कैपेबिलिटीज़, अपना असेसमेंट पहले ज़रूरी है करना। दैट मीन्स कि अगर कट ऑफ क्या जाता है किसी इंस्टीट्यूशन का, क्या मैं उस कट ऑफ के आसपास हूँ या मेरी तैयारी अगले 1 सालों में, अगर कोई बच्चा अपनी ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में है या सेकेंड ईयर में है और जैसा भी कुछ बच्चे ब्रेक लेके भी तैयारी करते हैं तो उनको ये असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। केवल देखिए, मैं इसको इस तरह से लेता हूँ, शायद मेरे शब्द थोड़े कठोर लग सकते हैं या ऐसा लगेगा कि मैं इस तरह से रख रहा हूँ, केवल सपने देखने से नहीं होगा। बिल्कुल। एस्पिरेशंस हैं तो उसके लिए काम करिए, मेहनत करिए। अगर आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं कट ऑफ के रूप में तो आपको कोई भी संस्थान मिलेगा जो कि आप चाहते हैं। अब अगर जिन बच्चों को नहीं मिल पाता टीयर 1, हाँ। उनके लिए ये मौका है कि वो अपने स्किल सेट्स पर काम करें और इस तरीके से देखें कि मेरा आरओआई जो मैं सोचता हूँ एज ए स्टूडेंट कि मुझे इस इंस्टीट्यूशन में जाने के, बिकॉज ये ऐसा शब्द है पिछले 1 दशक में कुछ ज़्यादा ही बच्चों की ज़बान पर चढ़ गया है आरओआई, ऑल्दो पहले ये नहीं था जब सर। लेकिन कट ऑफ में आने के बाद भी आईएम्स या टॉप बी स्कूल की फीस तो 20 लाख के अराउंड है जी, और टायर 3 कॉलेजेस की फीस 10 लाख के अराउंड होती जी। है और स्टूडेंट का मिथ यही रहता है कि टायर 3 कॉलेज में तो डिलीवरी है ही नहीं और वैल्यू जो है वो आईएमसी ऑफर करती है या एसपी यानी आईएसबी ऑफर करता है, बाकी कॉलेज तो वैल्यू ऑफर करती नहीं है। देखिए, ये मैं कहूँगा थोड़ा सा परसेप्चुअल मामला है। हाँ।
तो देयर इज़ अ गैप बिटवीन परसेप्शन एंड रियलिटी। अगर मैं कहूँ, ऐसा नहीं है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बात करूंगा। बहुत सारे बच्चे किसी भी इंस्टीट्यूशन को उसकी बिल्डिंग, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। बिल्कुल। अगर ये पैरामीटर लूँ तो एफएमएस दिल्ली और जनरल बजाज कभी भी किसी भी बच्चे को नहीं जाना चाहिए। मगर क्या नहीं ऐसा था, है? नहीं। हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन है। हाँ, तो मायने हमें थोड़े से देखने पड़ेंगे कि मेरे लिए क्या ज़रूरी है, और कोई भी इंस्टीट्यूशन हो सकता है। मैं आपको, क्योंकि मैं जहाँ पर प्लेटफॉर्म पे नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक ऐसी कंपनी है जो कि मिडिल ईस्ट से आती है और हर साल आईएम्स में भी आती है और सी ग्रेड इंस्टीट्यूशंस में भी आती है। अगर मैं टियर 2 इंस्टीट्यूशन या टियर 3 इंस्टीट्यूशन के तौर पे बात करूँ, वहाँ पर भी आती है। अब ये बच्चे की एबिलिटी है कि उसको क्रैक करे। देखिए, जो आज का दौर है, ये सबके लिए बराबरी के मौके का दौर है। अब तो वो दौर आने वाला है, अगर आपने ट्रम्प साहब को भी देखा होगा, जो जी। उन्होंने अपने इलेक्शन के टाइम बात रखी कि क्यों कुछ जॉब्स के अंदर डिग्रियां ज़रूरी हैं। हम्म, तो ये जो टियर 1, टियर 2, टियर 3 का जो टिपिकल स्ट्रक्चर है, जो मेंटल स्ट्रक्चर है, वो टूट रहा है। मैं इसको डिनाई नहीं करूंगा कि वो अपनी जगह पर बहुत बेहतर है और वहाँ जाने में बहुत आपको एक फ्लाइंग स्टार्ट मिलती है। जी। लेकिन केवल ये कह देना कि वहीं से बच्चे निकले हुए शानदार करते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बच्चों को ये समझना बार बार पड़ेगा, मैं एक बार रिपीट करूंगा, कि आप अगर मेहनत करने को तैयार हैं तो हो सकता है कि जो आप चाहते हैं उससे नीचे के संस्थान में भी आपको मौका मिलेगा और आप उससे बेहतर कर सकते हैं। इसका एक उदाहरण मैं आपको लूँगा। अगर आप चाहें तो 2008 से 2010 के बीच में पाएंगे कि रिलायंस के जो वर्तमान के चेयरमैन हैं, जी। वो एक आईएम के पैट्रन थे, और रिलायंस बहुत लंबे समय से उस आईएम में नहीं गई थी हायरिंग के लिए। अच्छा। ये मैं आपको कहता हूँ, आप चेक भी कर सकते हैं इस चीज़ जी। को। और कारण ये था कि उनका मानना था कि इनकी एस्पिरेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं और मुझे वो बच्चे चाहिए जिनके अंदर फायर हो, जिनके अंदर डिलीवर करने की क्षमता हो। दूसरा, आज की डेट में इंडस्ट्री ट्रेन एंड डिप्लॉय मॉडल पे काम कर रही है। दे वांट समबडी हु कैन परफॉर्म फ्रॉम डे वन। जी। तो जब वो तरफ मौका जा रहा है, तो आप क्यों उस तरीके से देखते हैं कि केवल टियर 1, टियर 2, टियर 3? ये वैसा ही है जैसा कि 90s में सब कुछ वेस्ट की तरफ देखा जाता था कि आप बाहर चले जाइए तो आपकी ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर है, आप वहाँ की डिग्री और क्वालिफिकेशन बेटर है। मैं किसी से कंपैरिजन नहीं कह रहा हूँ, किसी को नहीं कह रहा हूँ कि बेहतर नहीं है। मैं इतना ज़रूर कहूँगा, ये बहुत कुछ स्टूडेंट्स के हाथ में है कि वो मेहनत करके किस तरीके से अपना करियर शेप कर सकते हैं। तो टायर 3 कॉलेज डिग्री देती है? देखिए, मैं एक तो इस तरीका की इस जो परिभाषा है, अगर मैं इसको ब्रॉडली अगर एक क्लासिफिकेशन करें कि कैसे एक कॉलेज को देखा जा रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ देखा जाना चाहिए, मैं कह रहा हूँ देखा जा रहा है। एक तरीका है कितना पुराना कॉलेज है। हम्म, अब भ्रांतियां तो इतनी हैं कि बच्चों के दिमाग में ये है कि पहला मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट वो आईएम है, जबकि ऐसा नहीं है। हाँ, एक्सेल आ रही है। नहीं, एक्सेलराई भी नहीं है सर। हाँ, पहला इंस्टीट्यूट जो हिंदुस्तान में पीजीडीएम के फॉर्म में खुला, वो हाँ, वो अच्छा, कोलकाता के अंदर है। पीजीडीएम, हाँ। तो अब बहुत अलग तरीके से इस चीज़ों के बारे में लोग सोचते हैं। दूसरा जी। आता है कितना पुराना संस्थान है, कितने एल्यूमनाई हैं, ठीक है, बिल्कुल। कहाँ कहाँ पर काम करते हैं, उनका नेटवर्क कैसा है। हाँ, फिर एक इंफ्रा का एंगल आ जाता है, हाँ, फिर एक करिकुलम का एंगल आ जाता है। बिल्कुल। लेकिन मैंने आपसे थोड़ी देर पहले जैसे कहा, इंफ्रा को तो मैंने पहले ही कहा कि नकार दिया। जी। मैं आपको बताऊं, लास्ट टू लास्ट ईयर जनरल बजाज के डायरेक्टर साहब ने एक बात कही, हाँ। जो कि MBA यूनिवर्स के इवेंट में, जो कि मैनेजमेंट कॉन्क्लेव में, उन्होंने एक बात रखी कि साहब, मैं तो कोई सुपर स्पेशलाइजेशन, माइक्रो स्पेशलाइजेशन नहीं ऑफर करता। आज बहुत सारे इंस्टीट्यूशन इस तरह से बात करते हैं कि मेरे पास ये है, इस तरह के स्पेशलाइजेशन हाँ, हैं, या डुअल और बच्चों, स्पेशलाइजेशन हाँ, भी। वो कहते हैं मेरा तो सिंगल स्पेशलाइजेशन कॉन्सेप्ट है हाँ। और मैं नहीं करूँगा, और फिर भी बच्चा जाता है। फिर ऐसा क्यों? ये देखिए, कोर कभी नहीं बदला है। स्टूडेंट्स अपने कोर पे काम करें, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। हम्म, उन इंस्टीट्यूट से भी बच्चे अच्छे निकल रहे हैं। और देखिए, बहुत आसान सी बात समझनी होगी हर किसी को, करीब करीब 140 करोड़ के देश में हर किसी के लिए प्रीमियर इंस्टीट्यूशन, प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, मौका मिलना आसान नहीं है। जी। आज पॉइंट्स में वैल्यू में बच्चा एक दूसरे से आगे और पीछे होता है। बिल्कुल। तो ऐसे में बच्चे को मेंटली तैयार होना पड़ेगा कि जो बेहतर मौका मिल रहा है उसको मैं और कैसे बेहतर कर सकूं, इसके बारे में काम करें। अपने स्किल सेट के ऊपर। अपने स्किल के साथ साथ अपने, देखिए, केवल आप सॉफ्ट स्किल की बात ना करूं, मैं केवल हार्ड स्किल की बात ना करूं, एक टोटल पैकेज बनना पड़ेगा। जी। कंपनी को उस व्यक्ति से मतलब है जो उसको परफॉर्म करके दे सके, या इंडस्ट्री की बात करूं, या अपना काम भी आप करने जाएंगे, जी। हर जगह आपको परफॉर्मर की जरूरत है। केवल डिग्री लेने से कुछ नहीं होगा। जी। सर, जैसा मैंने स्टार्टिंग में इंट्रो में आपके बारे में बताया, यू कंप्लीटेड योर मैनेजमेंट एजुकेशन फ्रॉम जी। IIMS, एंड आफ्टर दैट व्हाट इंस्पायर्ड यू टू एंटर द एकेडमिक फील्ड? क्योंकि IIMS के बाद तो जैसा कि आपने ही बताया, काफ़ी सारे बड़े कंपनीज में या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जा सकते थे, आप एकेडमिक फील्ड में आने का क्यों फैसला आपने लिया? देखिए, ऐसा हुआ कि मैं इंडस्ट्री में काम कर रहा था और आई वाज एंजॉयिंग दैट, Okay. अगर मैं ऐसा कहूँ। मगर मैं साथ साथ में मुंबई में था, मैं मुंबई में उस टाइम पर, और जी। मुंबई में मैं कुछ वीकेंड क्लासेस लिया करता था, और उसके बाद मैंने फिर PhD करने की सोची और जी। वो इंक्लिनेशन बढ़ता गया। हम्म, एंड फाइनली मैं दिल्ली आया और फिर
मैंने अपना पूरा करियर एकेडमिक्स में बनाया। अब उस बीच में एक चीज़ ऐसी आती है कि जब मैं बच्चों से इंटरेक्ट कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास वो कुछ है जहाँ पर मैं बच्चों के साथ बात करूँगा और उनमें कुछ बेहतर कर सकता हूँ। जी। एक तो वो फीलिंग थी। दूसरा, मुझे इसमें बहुत सारा ऐसा मौका मिला कि जो मैं कर रहा हूँ और जो मैंने पढ़ा है, उसके बीच में जो गैप है, मैं अपनी क्लासेस में उसको फिल कर सकता हूँ अपने तरीके से। और वो मैंने कोशिश की, क्योंकि मेरा एरिया मार्केटिंग, रिटेल एंड स्ट्रैटेजी है। तो उन पेपर्स को जब मैंने लिया तो स्टूडेंट्स को मैंने उसको उनके हिसाब से, क्योंकि हिंदुस्तान में एक, मैंने थोड़ी देर पहले आपसे जो मैं बात ही कर रहा था कि एक प्रॉब्लम है। जी। हिंदुस्तान के सबसे अच्छे बच्चे को सबसे अच्छा संस्थान मिलता है और सबसे कमज़ोर बच्चे को सबसे खराब संस्थान मिलता है। अगर मैं, जो हम जिस तरह की बातें अभी कर रहे बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। अब ये एक सोचिए कि अजीब सी बात नहीं है। जो सबसे अच्छा है उसको सबसे अच्छा संस्थान मिला, तो उसमें आपने ऐसा वैल्यू एडिशन करने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज वो बच्चा खुद सॉर्टेड है, उसमें टैलेंट है, वो कमिटेड भी है। ठीक है। नीचे के बच्चे में 2-3 समस्याएं हैं। पहला, उसके साथ एक तो टैलेंट की प्रॉब्लम है, फैसिलिटी नहीं है। फैसिलिटी नहीं है। दूसरा, इकोसिस्टम है, एक बेटर वर्ड यूज़ करूँगा, कि सारी चीज़ें उसके पास नहीं जी। है। उस माहौल में अगर परफॉर्म करता है तो मैं मानता हूँ कि वो टियर 1 या किसी भी बेहतर संस्थान के बच्चे से ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज उस माहौल में उसने ऐसा करके दिखा दिया। तो वो जो चीज़ है, स्टूडेंट के साथ जब करिए तो बड़ा मज़ा आता है और बच्चे उस चीज़ को बड़ा रिलिश करते हैं, एंजॉय करते हैं और एक अच्छी जर्नी रही। मैं पिछले 2 डिकेड में देखता हूँ जी। कि काफ़ी ऐसा मौका आया जब स्टूडेंट से बात करने, उनमें चेंजेस, उनको अपॉर्चुनिटी क्रैक करते हुए देखा। नाउ लुकिंग एट देम हाउ दे आर डूइंग इन देयर करियर, तो बिल्कुल। एक अलग फीलिंग थी। जी। इसके साथ साथ क्या हुआ कि ये इंडस्ट्री छूटी नहीं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए, हुँ। बहुत सारे आप कह सकते हैं कंसल्टिंग प्रोजेक्ट्स किए, जहाँ पर कंपनी के साथ लगातार एक इंटरेक्शन बनता रहा। जैसे आपको बताऊं कि एक एग्जांपल के लिए, कि जब T3 एयरपोर्ट बन रहा था तो जी। हमने उसमें भी साथ में काम किया कि इस T3 एयरपोर्ट में जो आपने फैसिलिटीज़, एमिनिटीज़ देखी हैं, अपने बच्चों को हमने साथ में लिया और वहाँ पर ये स्टडी करके बताया कि जो एमिनिटीज़ हैं, क्या वो इंटरनेशनल और इनफैक्ट जो हमारे इंडियन डोमेस्टिक फ्लायर्स एक्सपेक्ट करते हैं, क्या उसको मैच करती हैं। तो उसमें IIM अहमदाबाद के भी लोग इन्वॉल्व थे, हम लोग भी इन्वॉल्व थे, हमारे बच्चे भी इन्वॉल्व थे, तो बड़ा अच्छा सा अनुभव रहा। तो ये मैं कहूँगा कि ये दोनों तरह की चीज़ें हैं, बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत कुछ सिखाने को मिला। जी। सर, इंस्टीट्यूशंस को लेकर के जो रेड फ्लैग है, इनकी रैंकिंग और इनकी प्लेसमेंट। तो इनकी रैंकिंग और इनके प्लेसमेंट के पीछे, क्योंकि ऐसे भी कोई, अगर हम NIRF रैंकिंग उठा के देखें 1 to 50, तो इन बिटवीन ऐसे भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो ना तो टॉप टियर 1 में आते हैं ना टॉप टियर 3 में, लेकिन फिर भी उनके नाम है बिटवीन 1 to 50 में। तो ये प्लेसमेंट और रैंकिंग के पीछे की क्या रियलिटी है और क्या ये वर्थ इट होता है? देखिए, मैं इतना ज़रूर कहूँगा, जो सरकारी रेटिंग्स हैं और जो आपकी एक्रेडिशंस हैं, जी। उस पर क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। वो एक प्रॉपर प्रोसेस से हैं, उसके पीछे एक स्ट्रक्चर है और एक पूरा मैकेनिज्म है उसको वैलिडेट करने का। हाँ, कुछ हद तक, कुछ जो कह सकते हैं कि बाकी रैंकिंग्स हैं, उन पर सवाल खड़े हुए हैं अलग अलग मौक़ों पर, और मैं ये कुछ हद तक कहूँगा कि लोगों ने उसको गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया है। तो बच्चों के लिए रेड फ्लैग इसलिए ज़रूरी है, मैं यहाँ कहूँगा, क्योंकि आज की डेट में सब कुछ सोशल मीडिया है और एक पर्सोना, एक परसेप्शन क्रिएट किया जाता है और बच्चा उसको बाय करता है। मगर यहाँ पर एक कदम और आगे बढ़ते मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि थोड़ी-सी बच्चों की ज़िम्मेदारी और पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी बनती है। आप ये बताएँ कि केवल सेलिब्रिटी का चेहरा देख करके किसी कॉलेज को जॉइन कर लेना, क्या ये जस्टिफाइड है? या आप ये पता करने की कोशिश करते हैं कि इस कॉलेज की क्रेडिट शीट में क्या है? ये डिलीवरी होगी कैसे? कैसे ये कॉलेज इस चीज़ को जो कह रहा है, ये डिलीवर कैसे करेगा? मैं जैसा हूँ मुझे पता है, मेरे अंदर ऐसा 16 महीनों से 18 महीनों में क्या परिवर्तन ये कॉलेज करेगा कि मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा जहाँ मैं पहुँचना चाहता हूँ। इन सवालों के बारे में बच्चे बात नहीं करते। अगर आप बच्चों से, किसी बच्चे से बात करेंगे, 3 से 4 सवाल उसके फिक्स होते हैं कि लास्ट ईयर का एवरेज क्या था, हाईएस्ट क्या था, कैंपस कितना बढ़िया है, कौन-कौन सी सेलिब्रिटी आती हैं और कौन-कौन से इवेंट्स होते हैं। और हाईएस्ट प्लेसमेंट कितनी? हाँ, नहीं, हाईएस्ट तो मैंने सबसे पहले आपसे सवाल हाँ। कहा। तो हाईएस्ट और मीडियन, जो भी आप कहना चाहें। तो आप समझिए सवाल ही गलत तरफ जा रहा है। जी। ट्रांसफॉर्मेशन पे तो कोई सवाल ही नहीं कर रहा। बिल्कुल। अच्छा, कॉलेजेस ने, सॉरी टू से, बहुत सारे लोगों ने इसको एक तरीका बना लिया है कि आप केवल दिन भर आप एक बम्बार्टमेंट कर रहे हैं एंड यू आर क्रिएटिंग अ पर्सोना, दिस इज व्हाट बिल्कुल। लाइफ इज ऑल अबाउट। नो, ये उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितना आप शायद टियर 1 में भी जाते, क्योंकि ये ज़्यादातर जो प्रमोशंस हो रही हैं टियर 2 टियर 3 इंस्टीट्यूशन की तरफ से ज़्यादा हो रहे हैं, इसलिए सवाल ज़्यादा खड़ा होता है कि ये रेड हाँ। फ्लैग्स की बात करते हाँ, हैं। बिल्कुल। तो फिर एक बात समझनी चाहिए, उसी बच्चे से सवाल करता हूँ कि अगर आप इतना जागरूक हैं और समझ रहे हैं, और उन पेरेंट्स से भी मेरा सवाल है, तो क्यों नहीं सोचते कि क्यों टियर 1 कॉलेजेस इन चीज़ के बारे में बात नहीं करता? क्या हमने कभी किसी टियर 1 इंस्टीट्यूट के बारे में सर, सुना है कि कौन सी? इसीलिए तो स्टूडेंट का जो ये मिथ है कि टियर 3 कॉलेजेस में वैल्यू ऑफर नहीं होती है। और उनके साथ एक और चीज़ होती है कि एक और ये क्वेश्चन आता है कि क्या मैनेजमेंट कोटा के थ्रू टियर 1 कॉलेज में अगर स्किल सेट नहीं है, कट ऑफ में नहीं भी पहुंच पाता है बच्चा, फिर भी मैनेजमेंट कोटा या डोनेशन के थ्रू टियर 1 कॉलेज में एडमिशन लेना वर्थ इट है? देखिए, मैं हमेशा से इसका विरोधी रहा हूँ कि किसी प्रकार की डोनेशन आपको देनी चाहिए। इतनी
सीटें और इतने कॉलेज और इतने मौके हिंदुस्तान में हैं जी। कि आप चाहें तो उनको अवेल कर सकते हैं, डोनेशन देने की आवश्यकता नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज़ ये कि पहले स्टूडेंट ये सॉर्ट हो कि वो क्या चाहता है। चाहने का मतलब टियर 1, टियर 2, टियर 3 नहीं है। वो कहाँ पर है, उसकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, हर व्यक्ति अपने बारे में जानता है, उसे जी। पहुँचना कहाँ है, ये क्लैरिटी ले। उसके बाद उसको क्या इलेक्टिव लेना है, उसकी एक प्रिलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग, अपनी समझ, इंटरनेट, रिलेटिव्स, कोई ऐसा जानने वाला मेंटोर जो इंडस्ट्री में हो। तीसरा, किस तरह की इंडस्ट्री में काम करना है और मेरे स्किल सेट जहाँ मैं आज खड़ा हूँ और वहाँ पहुँचने के लिए मुझे क्या चाहिए और मैं इसके लिए क्या करने के लिए तैयार हूँ। कई बार स्टूडेंट से पूछता हूँ कि आप जब ये सोचते हैं कि साहब आईएम्स में भी, मैं लास्ट वीक ही मैंने एक सेशन ले रहा था, तो मैंने जी। बच्चों से पूछा कि आखिर कभी सोचा है कि आईएम्स में ऐसा अलग क्या होता है, हाँ, बिल्कुल। क्या है ऐसा, कि क्या वो बदलाव हो जाता है। कि सारे आईएम्स के पीछे भागते हैं। हाँ, तो उसका एक बेसिक एंगल हम सब लोग इग्नोर कर देते हैं। ग्रेट, मैं वर्गीस कुरियन साहब, मैं इनफैक्ट सारे बच्चों से बहुत सारी बुक्स रिकमेंड करता हूँ, तो आपके माध्यम से कहूँगा कि अगर जी। आप आई टू हैड अ ड्रीम पढ़ें, वर्गीस कुरियन जिन्होंने अमूल जैसा हमें एक ब्रांड दिया, हिंदुस्तान को सुपर ब्रांड दिया, जी। उनकी एक बेसिक सेइंग थी कि आखिर ये मेरा दूध बाकियों दूध, मेरा मतलब उनका कहना था कि मेरा अमूल बाकियों से कैसे बेहतर है। उनका कहना सिंपल सी बात है, जैसा रॉ मटेरियल होगा वैसा फिनिश प्रोडक्ट होगा। हम ये इंश्योर करते हैं कि हमारा रॉ मटेरियल सबसे बेहतर हो, ऑटोमेटिकली मेरा। तो आईएम्स तो वैसे ही रॉ मटेरियल ले रहा है ना, 90s ये वाले को, अब मैं यहाँ पर 99, आता हूँ, 96 अब वालों को। इसी बात पर मैं आपको लाना चाह रहा था हाँ। कि इंस्टीट्यूशंस को, चाहे वो टियर 2 हो या टियर 3 हो या टियर 1 हो, ये ध्यान देना चाहिए कि हम ऐसे सिस्टम प्रोसेस बनाएं, इस तरह से करिकुलम को डेवलप करें कि अगर बच्चा अपना कमिटमेंट पूरा दे तो हम उसमें ट्रांसफॉर्मेशन दें और बिल्कुल। ट्रांसफॉर्मेशन करें। सिर्फ देखिए सीट भरने के लिए एडमिशन लेना जी नेसेसरी नहीं बिल्कुल, है। अब आप बताइए 99 परसेंटाइल वाले बच्चे को लेकर के और डिलीवर करना और 60 या 70 परसेंटाइल वाले बच्चे को लेकर डिलीवर करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बिल्कुल। और मैं इसको इस तरह से देखता हूँ, हिंदुस्तान में बहुत बड़ा मौका है कि अगर आप उस बच्चे को तैयार करने के लिए सिस्टम बना सकते हैं और बच्चा अगर कमिटेड है उस चीज़ को करने के लिए, देयर इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ। अगर इस पर काम करें तो दोनों के लिए बहुत मौका है। सर, एक वो है कि आप टियर 1 कॉलेजेस के बैक बेंचर बनने से अच्छा है कि टियर 3 कॉलेजेस के फर्स्ट बेंचर बनो। लेकिन यहाँ पे स्कैम हो जाता है ना, एजेंट्स बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं एडमिशन के टाइम पे, मैनेजमेंट कोटा को लेकर के, और स्टूडेंट सफ़र भी करते हैं इसको लेकर के। देखिए, इसमें थोड़ा सा बच्चों के एंड पर एक और पेरेंट्स के एंड पर एक थोड़ी सी कमी है। जी। वो ये है कि वो जब इतना सब कुछ आज की डेट में, देखिए इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, जी। हर फैमिली में कोई ना कोई किसी ना किसी शहर में रह रहा है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, आप उनसे भी सलाह ले सकते हैं। आपके आस पड़ोस में कोई सर, पढ़ रहा लेकिन वो सलाह देने वाले ही कहते तुम नहीं, IMT गाजियाबाद तो आप एसपी जैन ही जाओ। सारी चीज़ों को स्टडी करें। देखिए, ये कहने से नहीं है, हाँ। मुझे पता है कि मेरी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं जी। और मैं अगर इन चीज़ों पे काम करूँ तो मैं वहाँ पहुँच सकता हूँ। बिल्कुल। मैंने जब खुद कैट दिया तो मैंने ऐसा कोशिश की कि हर महीने में कितने मॉक कैट लिखूंगा और मेरे में क्या प्रोग्रेस हो रही है, हम्म। मुझे किन किन लाइक अगर मेरे जो सेक्शनल कट ऑफ हैं उसमें मैं कितना इम्प्रोवाइजेशन कर पा रहा हूँ और मैं अपनी एनालिसिस करूँ। हमारे टाइम में कैट 165 मार्क्स का हुआ करता था, जी। 90 पर कट ऑफ हुआ करता था। हाँ। तो आपको नीचे के एम्स मिला करते थे। अगर आप 98 से ऊपर जाते हैं तो आपको ऑलमोस्ट सारे, मगर हाँ ऊपर के 1-2 आयाम्स मिस होते हैं, लेकिन जैसे आप 103 का कट ऑफ क्रॉस करते हैं जी। आपको सारे आयाम से कॉल आना है। और जैसे ही आप 105 के ऊपर जाते हैं तो आपकी राह बहुत बिल्कुल ही आसान हो जाती है। लेकिन उसके साथ 999 भी तो होना चाहिए देखिए प्रोफाइल। देखिए ये एक, मैं फिर कहूँगा, हाँ। आईएम्स ने अपने आप को बहुत बैलेंस किया है, सारे प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस ने आपको बहुत बैलेंस किया, अपने जो स्टूडेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस को है, सिलेक्शन प्रोसेस को बहुत रिफाइन किया है। अब आप देखें गर्ल्स का रेशियो बहुत अच्छा बढ़ा है, हाँ। नॉन इंजीनियर्स का रेशियो बहुत अच्छा बढ़ा है, तो उन्होंने उसकी वेटेज वैल्यू सिस्टम को पूरा एक पूरा प्रोसेस क्रिएट किया है। जी। जो पूरी अभी जो अगर मैं कहूँ जहाँ पर गैप है, वो गैप ये है कि स्टूडेंट अपनी कैपेबिलिटीज़ और इंस्टीट्यूशन के सिलेक्शन के बीच का जो गैप दायरा है हाँ। उसको समझने की गलती कर रहा है। उसको तो समझे, जबरदस्ती वहां जाने की कोशिश कर रहे नहीं हैं। जबरदस्ती नहीं कहूंगा, हाँ। तो आप तैयारी करें ना उसके लिए। बिल्कुल नहीं, एजेंट वाली जो रोल प्ले है इससे तो जबरदस्ती मैं पहुंच समझता हूँ गया इसको वहां। बच्चा आराम से अवॉइड कर सकता है। लेकिन बच्चा चूज करता है। आए दिन सोशल मीडिया पे ये आती है कि इस एजेंट ने इस कॉलेज के नाम से इतने पैसे लेके देखिए, स्टूडेंट के चले गए, पेरेंट्स के मैं लेकर ये के चले कहूँगा गए। इस केस में वेबसाइट और इंस्टीट्यूट ज़रूर विजिट करें। ये जी। दो चीज़ों पर बच्चे ध्यान दें, वेबसाइट विजिट करें एंड देन कोशिश करें कि उस इंस्टीट्यूट में पहुँचें और खुद देखें और खुद बात करें। जी सर, फ्रॉम योर एक्सपीरियंस हाउ डू जेन्युइन इंस्टीट्यूशन टैकल द चैलेंज ऑफ बिल्डिंग ट्रस्ट एमंग स्टूडेंट इन हिज एनवायरनमेंट? देखिए, ट्रस्ट एकेडमिक्स में जो दो ही चीज़ें हैं सर, अगर आप इस चीज़ को विषय समझिए। जी। एकेडमिक्स में एक है बच्चा और एक है इंटेलेक्चुअल कैपिटल, दैट इज़ फैकल्टी। बिल्डिंग
कितनी बड़ी, कितनी शानदार, कितने इवेंट्स, ये सब चीज़ें होती रहेंगी। मैं किसी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप खुद समझ सकते हैं, ऑफ लेट हर इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के नए नए इंस्टीट्यूट खुलते जा रहे हैं, ठीक है। जी। अगर मैं बात करूं तो आज की डेट में करीब 21 आईएम्स हैं, अगर मैं सही हूं तो आखिरी आईएम को लेकर के तकरीबन हाँ, 21 आईएम्स हैं। बिल्कुल। मगर आप जो सबसे बड़ा चैलेंज आप किसी भी आईएम्स में पता करेंगे, बात करेंगे फैकल्टी से, डायरेक्टर से, इस इकोसिस्टम में, तो प्रॉब्लम है वो है मैन पावर। वो फैकल्टी, वो टैलेंट जो बच्चों को क्लास में डिलीवर कर पाए, उन्हें तैयार कर सके, ठीक है। दूसरा चैलेंज, इन्हीं इंस्टीट्यूशंस की बात अभी छोड़ देते हैं नीचों की, उनको वो बच्चा चाहिए जो ट्रांसफॉर्मेशन के लायक हो। हाँ। तो यही तो गैप है। तो जो मैंने इतनी देर से आपसे बात करना चाह रहा हूँ, दोनों ही पक्ष में कमजोरी है, कॉलेज में भी और स्टूडेंट। बिल्कुल, क्योंकि वो ना बच्चा उन्हें मिल पा रहा है, और जहाँ पर बच्चा जाना चाहता है उस बच्चे की एलिजिबिलिटी नहीं बन पाती है, उन दोनों के गैप है। तो मैं नीचे के इंस्टीट्यूटों को फिर से रिकमेंड करना चाहूँगा कि अपने सिस्टम को इस तरह से हम तैयार करें ना, क्यों नहीं उस बच्चे को लेते हैं और तैयार करें और डिलीवर करें। बिल्कुल। लेकिन सर बी स्कूल के अंदर जो ये है, यहाँ पे एक और तो मिथ है ना, जैसे प्लेसमेंट की रियलिटी। अब जैसे पिछले एपिसोड्स में हमने जिन लोगों से बात करी, उन लोगों ने बताया प्लेसमेंट, कॉलेज इज नॉट अ प्लेसमेंट एजेंसी, और देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑफर्ड प्लेसमेंट और क्लेम प्लेसमेंट। तो मैंने जितने भी कॉलेजेस हैं सारे ऑफर्ड प्लेसमेंट शो करती है, क्लेम प्लेसमेंट तो शो करती नहीं है। तो ये टियर 3 की मिथ वही रह जाती है, फिर बच्चे एजेंट वाली रोल में जाते हैं, फिर वो सारे काम करते हैं जो नहीं होने चाहिए। देखिए, मैं यहाँ पर फिर एक बात कहूँगा जी, स्टूडेंट्स ने इसको इस तरीके से ले लिया है कि जैसे मैंने एक टिकट खरीदा और डेस्टिनेशन में पहुँचाने का काम गाड़ी का है। एग्जैक्टली। तो वो इंस्टीट्यूट को उसी फॉर्म में देखते हैं कि जब मैंने एडमिशन लिया तो अब मेरा काम समाप्त हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, जो ये ट्राइमेस्टर्स हैं और जो करिकुलम है, क्रेडिट शीट है, जो आप सर्टिफिकेशंस हैं, जो पूरा वैल्यू इनपुट प्रोसेस है जहाँ बच्चा तैयार किया जाता है, उस पूरी जर्नी से हर किसी को गुजरना पड़ेगा। अब मैं एक बात और आपके साथ जोड़ूंगा। पिछले साल मैं किसी का, इस इंसान का नाम ले रहा हूँ, आप भी जानते हैं कि मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग में प्लेसमेंट के इश्यूज रहे। बिल्कुल रहे। तो क्या बच्चों में कमी थी? क्या इंस्टीट्यूट्स में कमी थी? ये सवाल हम सब पर खड़ा होता है। तो ये जितना सवाल टियर 3 के लिए था, उतना ही टियर 1 के लिए भी खड़ा हुआ लास्ट ईयर। अगर एक साल टियर 1, लेकिन सर टियर 1 कॉलेज की बात करें, अगर मैं एक कॉलेज का नाम लूँ, लाइक IMT गाजियाबाद, दिल्ली NCR का कॉलेज है, लास्ट ईयर IMT गाजियाबाद में ड्यू टू प्लेसमेंट नहीं हो पाई, इसलिए उन्होंने अपनी 150 to 200 सीट रिड्यूस कर दी थी। लेकिन टियर 3 कॉलेजेस इस सीट को रिड्यूस क्या, वो तो बढ़ाते जाते हैं और सीट भरते जाते हैं। नहीं, मैं आपके सवाल को थोड़ा समझना चाह रहा हूँ, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? प्लेसमेंट के स्टूडेंट डिलीवरी के अकॉर्डिंगली, कि स्टूडेंट अगर डिलीवर नहीं कर पाए टियर 1 कॉलेजेस जो होती है, जैसे SP जैन, जो भी बड़े कॉलेजेस हैं, अगर डिलीवर नहीं कर, वो अपनी सीट को रिड्यूस करने भी कर देती है, वो बिजनेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। लेकिन टियर 3 कॉलेजेस सिर्फ सीट को इंक्रीज करने और स्टूडेंट को एडमिशन लेने, भरने में ज़्यादा ध्यान देती है। देखिए, ये कुछ हद तक समस्या है, मैं मान सकता हूँ। कुछ इंस्टीट्यूट्स में ऐसी दिक्कत आ रही होगी जहाँ पर वो नंबर्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। मगर कोई भी इंस्टीट्यूट हो, यहाँ समझने की कोशिश करनी चाहिए, वो ज़रूर चाहेगा कि बच्चों में इंप्रूवमेंट हो। अगर मैं आपके ही हिसाब से सोचूं इस चीज़ से, आप कहना चाहते हैं कि वो नंबर्स में इंटरेस्टेड है, क्योंकि नंबर्स के लिए डिलीवरी इंपॉर्टेंट हो जाती है जी, और जब तक वो डिलीवरी नहीं होगी तो अगले साल के नंबर्स नहीं होंगे। हाँ। मगर ऐसा है नहीं, मैं इस तरह से कहूँगा। देखिए, क्या है कि जो पुराने इंस्टीट्यूशंस हैं और जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनसे हम कंपैरिजन नए इंस्टीट्यूशंस का नहीं कर सकते हैं। इसके 2-3 कारण हैं। पहला, गवर्नमेंट की फंडिंग, ग्रांट्स, एंड देन एलुमनाई का फंड। ये बहुत सारे कारण हैं कि जो पुराने इंस्टीट्यूट्स हैं। अब मेरा यहाँ पर एक और सवाल है जी, अगर ये इंस्टीट्यूट इतने अच्छे हैं, हाँ, तो मैं कहता हूँ कि फिर एक काम करते हैं, ये भी इंस्टीट्यूट्स नीचे के रैंकिंग के बच्चों को लें और ट्रांसफॉर्मेशन करके दिखाएं। तो उन्होंने अपनी क्राइटेरिया बना रखी है ना कि हम ऐसे वाले को ही लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, देखिए, ये एक रियलिटी भी है और एक मिथ भी है साथ साथ में। ये बीच का कुछ मामला है, बड़ा मजेदार सा जी। मैं आपसे एक बात कहूंगा तो आप हंसेंगे इस वक्त। हाँ। आप किसी भी जगह जाकर पूछिए, मैं किसी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं ले रहा हूँ, जहाँ पर 2 ईयर का PG प्रोग्राम चल रहा है और 5 ईयर का PG प्रोग्राम चल रहा है। हाँ। ठीक है, जब कंपनियां आती हैं तो वो वहाँ पर ही भेदभाव करती हैं। वो सवाल करती हैं बच्चे से, क्या आपने 2 साल वाला प्रोग्राम किया है या आपने 5 साल वाला प्रोग्राम किया है जी। क्यों करती हैं? क्योंकि उनको भी क्वालिटी चाहिए, और उन्हीं इंस्टीट्यूट्स में जहाँ की आप टियर 1 की बात करें, वहाँ पर ये कंपैरिजन होता है। और यहाँ वहाँ पर ये सच्चाई है कि जो 5 साल के प्रोग्राम वाला बच्चा है उसको तवज्जो कम दी जाती है, और 2 साल वाले बच्चे को कि उसने कैट लिखा है, हाँ, ज़्यादा दी। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर बात सर, मैंने ये देखा है कि अगर वर्किंग्स आपके पास ज़्यादा है और आप 2 ईयर प्रोग्राम में एडमिशन लेने को इंटरेस्टेड हो, तो कॉलेज एडमिशन भी नहीं देती है। देखिए, ये सच्चाई है, लेट्स एक्सेप्ट इट, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अपना करियर खत्म कर दें हम। हाँ, नहीं, या हम चीज़ों को ट्राई करना बंद कर दें जी।
इस तरह से तो चीज़ें कभी नहीं हो सकती। बिल्कुल। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये हो रही है कि स्टूडेंट को चाहिए बेस्ट इंस्टीट्यूशन, हाँ, ठीक है, मगर उसकी मेहनत का पार्ट, उसकी कमिटमेंट का पार्ट, वो नहीं है। मैं अपनी पूरी जर्नी में देखता हूँ अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में अलग अलग फैकल्टीज और डायरेक्टर से बात हुई, बच्चों के एंड पर कमिटमेंट कम होता जा रहा है। हाँ। उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं, कमिटमेंट कम होता जा रहा है। और मैं कमिटमेंट की बात करता हूँ, बेसिक इन्वॉल्वमेंट इन द क्लासरूम, बिल्कुल। जो एक्टिविटीज़ हैं, इवेंट्स हैं, सर्टिफिकेशन, जो इंटायर प्रोसेस है जिसमें आपको ट्रांसफॉर्मेशन होना है, बच्चा उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। हाँ, नहीं होता बच्चा इन्वॉल्व। वो बस हर बार वेट करता है कि कॉलेज देखिए, के प्लेसमेंट 20 लाख है और मुझे मिल जाएगा, हर बच्चे की क्योंकि बात नहीं मैंने है, एडमिशन मगर लिया है। हाँ, कुछ बच्चों के साथ ही समस्या जो मैं कह रहा हूँ वो हाँ। आती है। सो कहने का जो मेरा पूरा, इस पूरी बात को मैं चाहूँगा कि जी। बच्चे को ये समझना चाहिए कि अगर मैं वहाँ नहीं पहुँच पाया उस तरह के संस्थान में, जो कि मैं कट ऑफ या जो भी उस क्राइटेरिया को मीट नहीं कर पाया, करियर खत्म नहीं होता। और भी बेहतर संस्थान हैं, अलग अलग कारणों से बेहतर हैं सॉरी, और आप वहाँ जाने के बाद भी अपने आप में बदलाव कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अचीव किया लाइफ में। ये एक तरह का मिथ भी है कि जी। केवल उन्हीं इंस्टीट्यूशन से पढ़े हुए लोगों ने सब कुछ हासिल किया है। सर, करियर और इंडस्ट्री आउटलुक की अगर बात करें, जी। जैसा पिछले समय में आप IMCA इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के रीजनल डायरेक्टर भी रहे। अभी जो स्टूडेंट की जो जनरेशन है, तो इन के बीच के गैप आप क्या देखते हैं? व्हाट ट्रेंड्स आर यू सीइंग इन MBA हायरिंग एंड इंडस्ट्री डिमांड टुडे? देखिए, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले एक बात कही थी जी। कि इंडस्ट्री आज की डेट में ट्रेन एंड डिप्लॉय मॉडल पे काम कर रही है। जी। ट्रेन एंड डिप्लॉय का कहने का मतलब है कि जो बच्चा पहले से हमारे को मिल जाए, उसे हम ट्रेन कर सकें और डिप्लॉय कर सकें। आप किसी भी बड़ी बिग कंसल्टिंग फर्म का नाम लें या बिग शॉट कंपनी का नाम लें, वो कोशिश ये कर रही है कि बच्चे को फाइनल ईयर से पहले ही वो एब्जॉर्ब करने, जी। ट्रेनिंग के फॉर्म में, PPO के फॉर्म में, लाइव प्रोजेक्ट्स के फॉर्म में, किसी तरीके से उसको एब्जॉर्ब करे हाँ। और ज्वाइन करने से पहले वो तैयार कर ले अपने सिस्टम प्रोसेस अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। एक तो चीज़ ये हुई। उससे थोड़ा हम पीछे चलते हैं। आज हो 2 से 3 दशक पहले की बात हो, 3 चीज़ें ऐसी इंपॉर्टेंट हैं जो हर बच्चे से कंपनी एक्सपेक्ट करती है, पर्टिकुलरली मैनेजमेंट ग्रेजुएट की बात कर रहा हूँ। सबसे पहला है उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स। स्टूडेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स सही होने चाहिए। एक अगर मैं नॉर्म्स के हिसाब से बात करूं, करीब 102 क्रेडिट के आसपास एक औसतन बच्चा पढ़ता है, डिपेंडिंग ऑन इंस्टीट्यूशन 102 से 125 क्रेडिट के बीच में बच्चा पढ़ता है। सो हर तरह के सब्जेक्ट्स एरिया वाइज भी पढ़ता है, मार्केटिंग, HR, जी। फिनेंस, हाँ। एनालिटिक्स, इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशंस, एज इट पर गोज ऑन। इंटरेस्ट। जी, वो सारी चीज़ें पढ़ता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट उसके होने चाहिए और अच्छे होने चाहिए, बेहतर हो। दूसरी चीज़ होती है कम्युनिकेशन। और जो मैं कम्युनिकेशन की बात कह रहा हूँ, तो ये अपनी बात को एक्सप्रेस कर पाना, बीट हिंदी, इंग्लिश, और अगर तीसरी भाषा आती तो और अच्छा है उसके लिए, खासतौर से जो इंटरनेशनली अगर बोली जाती है। अब उसमें अपनी बात को सामने वाले तक पहुँचा पाना, कहने के साथ साथ लिखने के फॉर्म में, बिकॉज आज की बहुत सारा कम्युनिकेशन हम जी। रिटन फॉर्म में भी करते हैं, जो कि ईमेल्स हो या अलग माध्यमों से। अब इसके साथ एक और चीज़ जुड़ जाती है जो कि टोटल पर्सनालिटी पैकेज है, जिसमें रेजिलियंस भी आती है, अडॉप्टेबिलिटी भी आती है, एंड द वे यू लुक एट थिंग्स, और आपका ये सारी एटीट्यूड। चीज़ रिक्रूटर्स देखते हैं? जी, बिल्कुल देखते हैं। और आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट आता है, जिस पर सबसे कम बच्चा ध्यान देता है और जहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, वो है बच्चे की नंबर क्रंचिंग एबिलिटी। जी। बच्चा कितना अच्छा नंबर क्रंचिंग कर सकता है, चीज़ों को एनालाइज कर सकता है क्रिटिकली, और उससे इंसाइट्स निकाल सकता है, और जहाँ पर वो कंपनी के लिए कुछ नया आइडेंटिफाई कर सकता है। जी। ये 3 चीज़ें अगर आप देखोगे, इसमें थोड़ी-थोड़ी चीज़ें बढ़ती रही हैं, कुछ जगह पे टेक्नोलॉजी आ गई है, कुछ जगह पे सॉफ्टवेयर्स आ चुके हैं, मगर ये 3 बातें आप ये उठाकर 3 दशक आप पुराना उठा के देख लो, हर कंपनी को इन्हीं 3 चीज़ों की, बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है। अगर बच्चा इन पर काम करे, तो उसे दिक्कत नहीं होगी। तो पहले आफ्टर MBA हायरिंग होती थी और अभी इन बिटवीन MBA हायरिंग हो जा रही है? देखिए, एक और परिवर्तन हो रहा है, अगर आप हाँ। देखें, जो NEP आने के बाद 2020 में हुआ है, हाँ। सरकार ने 4 साल के UG प्रोग्राम की तरफ पुश करना शुरू किया है, जी। जिसमें चौथा साल पूरी तरह से रिसर्च की तरफ है, ठीक है? उसको ठीक है। ऑनर्स के साथ डिग्री अवार्ड करने की बात है। अभी सबने इम्प्लीमेंट नहीं किया, मगर हाँ, इम्प्लीमेंटेशन कुछ शुरू हो यूनिवर्सिटी कर गई। रही जी, है। क्योंकि देखिए, छोटा-सा देश नहीं है ये। जी। अगर मैं SHE का डेटा लूँ 2022 का, अगर मैं जी। फिर अगेन आपको एक डेटा 22-23 का कोट करूँ, तकरीबन 46,000 से 47,000 कॉलेजेस हैं हिंदुस्तान में, ठीक बिल्कुल। है? और करीब 1450 के आसपास यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो सबके लिए एक स्तर पर आने में थोड़ा समय लगेगा, और इम्प्लीमेंटेशन के अपने एक चैलेंजेस हैं, जिससे हर जी। कोई कर रहा है, मगर हाँ, एक बहुत अच्छी नीति है जिस पर काम किया जाएगा, तो आने वाले समय में बहुत अच्छे फ़ायदे सबको दिखेंगे। अब उस चीज़ के अंदर एक चीज़ आती है कि इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप पर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है, फोकस कर रही है। जी। तो जितना ज़्यादा हैंड्स ऑन की तरफ हम जाएंगे, ठीक है, प्लस आपने जो स्किल पहले एक्वायर किए हैं, उसको भी क्रेडिट देने की बात कर रही है। जी।
आप समझ रहे हैं मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि बच्चे ने कोई चीज़ पहले से कर रखी थी, उसको भी क्रेडिट दिया जा सकता है। अब इस तरह की प्रावधान भी आ गए हैं और अभी जल्दी अभी मतलब 3 दिन पहले भी उस पर यूजीसी ने कुछ डायरेक्टिव्स जारी किए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें। दूसरा एक मौका अब जो देने की बात आ रही है, कुछ प्रोग्राम, सारे प्रोग्राम्स में नहीं, जहाँ पर बच्चा अपना प्रोग्राम जल्दी खत्म कर सकता है। ड्यूरेशन अच्छा। थोड़ी भी कर सकता है और पहले भी था और वो तो अभी भी है, अपनी ड्यूरेशन जी। बढ़ा भी सकता है। जी। तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो असली मकसद है वो बच्चों की स्किलिंग पर, एडॉप्टेबिलिटी पर काम करना, जो कि रिक्रूटर की ज़रूरत है, कंपनियों की ज़रूरत है। आप कहीं भी जाके पता करिए, कंपनियों को सही टैलेंट नहीं मिल रहा है। एम्प्लॉयमेंट की समस्या नहीं है, एम्प्लॉयबिलिटी की समस्या है, जिस पर इंस्टीट्यूशंस को, बच्चों को और इंडस्ट्री तीनों को काम करने की, और काम हो भी रहा है। मगर हाँ, जहाँ पर हमें होना चाहिए वहाँ पर भी गैप है। मतलब ट्रेंड्स चेंज हुए हैं जी। एमबीए हायरिंग में। नहीं, इसके साथ एक और चीज़ मैं जोड़ दूंगा अगर आप ऐसे कहें। हाँ हाँ। स्पेशलाइजेशन से परिवर्तन हुआ है। जैसे आप देखेंगे डेटा साइंस एनालिटिक्स बहुत ज़बरदस्त तरीके से जी। चर्चा हो रही है, एआई पर चर्चा हो रही है। हाँ। तो ये इनेबलर्स हैं, लेकिन जो कोर स्पेशलाइजेशन है वो कभी नहीं बदलेंगे। सर लेकिन मैंने पिछले एपिसोड में अभी हाल ही में किया था, तो जो हमारे गेस्ट थे सर, उन्होंने बताया कि चाहे वो आप मार्केटिंग पढ़ लो, फाइनेंस पढ़ लो, लेकिन आपको एआई तो पढ़नी ही होगी। नहीं, वो सत्य है, मैं कहता हूँ कि ना आपसे ये जी। इनेबलर्स हैं। लेकिन हाँ। मैं आपसे जो इसके साथ जो कहना चाहता हूँ, देखिए आप, जैसे आप अगर कोई इंजीनियर है तो बेसिक्स तो पढ़ेगा, जी। कोई मैनेजमेंट ग्रेजुएट है तो बेसिक्स तो पढ़ेगा। जी। हर सब्जेक्ट के अपने बेसिक्स हैं, वो पहले बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है। हम जब पढ़ते हैं या जो हमने पढ़ाई की है, जी। आखिर हमें इंस्टीट्यूट ने दिया गया, हमें एक सिस्टम बना करके दिया कि इस तरीके से चीज़ों को समझने की कोशिश करिए और फिर अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए। जी। उसी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने की बात में इनेबलर्स के फॉर्म में एआई है, और आने वाले समय में कुछ और टेक्नोलॉजीज होंगी। हाँ। तो उसकी अडॉप्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, मगर जो कोर स्पेशलाइजेशंस हैं वो सदाबहार की तरह बने हुए हैं। आखिर क्या बदला? और अब उनकी स्पेशलिटी हमेशा से वैसी रहेगी। जी, अब अच्छा एक बात बताइए, मैं आपसे इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, मार्केटिंग को ही हम जी। पकड़ लेते हैं, बिकॉज मेरा एरिया भी है। जी। मार्केटिंग जो बेसिक तौर से वो क्या बदली प्रिंट आज? मीडिया थी पहले, हाँ, अभी एग्जैक्टली। सोशल मीडिया हो गई है। तो सोशल मीडिया हो गई, आने हाँ। अभी एआई के साथ हो रहा है, बहुत डिजिटल। कुछ हो रहा है। हाँ। तो लेकिन कोर तो वही है, हाँ। जो उसका मूल है अगर मैं कहूँ वो तो वही है। उसमें इनेबलर्स बहुत सारे जुड़ते जा रहे हैं, नए जी। अपडेटेड चीज़ें, तो ये तो होती रहेंगी और ये हम सबको लागू होता है। लेकिन हाँ, परिवर्तन ये हुआ कि जो परिवर्तन शायद पहले 15 से 20 सालों में होते थे, वो 2 से 3 सालों के अंदर होने लगे हैं। जी। इसके लिए तैयार होना पड़ेगा स्टूडेंट को। मतलब जो सामने से मिल रहा है उसे अडॉप्ट करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके बिल्कुल, आपकी स्किल सेट बिल्कुल। ग्रो कर मतलब पाएगी। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने एक क्वालिफिकेशन ले ली और इसके सहारे पूरी ज़िंदगी में चलूँगा, नहीं। हाँ। मैं खुद भी कोर्सेज़ करता हूँ, मैं समझता हूँ हर फैकल्टी प्रोमिनेंट जी। इंस्टीट्यूशन में 2 से 3 सालों में कुछ नई चीज़ सीखने की कोशिश करता है, और मैं यहाँ तक कहूँगा कुछ ना कुछ रोज़ नया सीखने की कोशिश करनी चाहिए, और करते हैं लोग। जी। सर, what advice would you give to a student who can't get into tier 1 colleges but are still passionate about a career in business and management? देखिए, मैंने जैसे आपसे शुरू में कहा था कि अगर बच्चा उस तरह से देखे, मेरे अंदर क्या है और कहाँ पर मेरी दिक्कत है, जी। उसको आइडेंटिफाई पहले करे। जो उसको बेहतर ऑप्शन मिल रहा है, उस ऑप्शन को अवेल करें, क्योंकि एक बहुत बड़ा डिबेट है इसमें। मैं आपको साथ इस क्वेश्चन के साथ ऐड करना चाहूँगा। जी। कई बार बच्चे ड्रॉप के बारे में सवाल करते हैं, क्या मुझे हाँ। साल ड्रॉप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल। अब इसमें एक चीज़ आती है कि मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मुझे 99 परसेंटाइल वाला कॉलेज चाहिए। सर यहाँ से एक और क्वेश्चन होगा, छोटा सा आपको इंटरप्ट करूंगा। ईयर गैप डील ब्रेकर हो सकता है? देखिए, ये मैं इसका भी जवाब इसके साथ साथ देता हूँ। जी। अब मैं जैसे बच्चे ने कहा कि 99 परसेंटाइल वाला कॉलेज चाहिए, लेकिन मैं अभी कहाँ खड़ा हूँ? मेरा परसेंटाइल आज की डेट में क्या है? मेरे पास कितना समय है और मैं क्या उसके लिए तैयारी कर पाऊँगा? जी। अगर मैं सोचता हूँ कि मैं उस गैप को फिल कर सकता हूँ, तो मुझे ब्रेक लेना चाहिए, पहली बात। लेकिन इसमें 2-3 सवाल होते हैं इसके साथ-साथ। आपका ग्रेजुएशन क्या है? आपकी कोई पहले से तो गैप नहीं है? जी। आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? एंड देन क्या आप मेंटली सॉर्टेड हैं अगले 12 महीनों के लिए इस चीज़ को करने के लिए? क्योंकि आपके साथ के लोग आगे बढ़ेंगे, फिर आपको एक, क्योंकि सॉरी टू से सोशल मीडिया के ज़माने में ये लोग बिल्कुल। रहते हैं और पूरी तरह से एक प्रेशर में बिल्डअप हो जाता है इनके ऊपर। हाँ। तो इन सारी चीज़ों को, तो मैंने 3-4 बातें कही। आप कहाँ पर हैं, परिवार कहाँ पर है, आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, आपका कोई पहले से गैप नहीं है, क्योंकि एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है जिसको मानना पड़ेगा। अगर आप देखें तो फ्रेशर्स के रिक्रूटमेंट में कंपनियां प्रेफर करती हैं 25 साल से नीचे के बच्चों को लेना। जी। तो अगर वो गैप बढ़ जाता है तो फिर आपको दिक्कत आती है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। हर कंपनी नहीं करती, मगर हाँ, सेलेक्टेड अच्छी कंपनियां ये करती हैं कि वो फ्रेशर नहीं लेंगी फिर आपको। तो उस गैप को फिल करने के तरीके हैं। बच्चे को फिर ये कहूँगा, जो आपने सवाल किया कि क्या डील ब्रेकर है या नहीं है। हाँ। अब डील ब्रेकर इस तरीके से है कि अगर आपने उस 1 साल में तैयारी भी की और कुछ ऐसा कोर्स किया या कुछ ऐसे संस्थान के साथ काम भी कर लिया जो आपके प्रोफाइल में वैल्यू एडिशन है, तो 1 साल बाद
वो 1 साल आपका नुकसान नहीं हुआ या आपने गैप नहीं लिया, उसने आपके प्रोफाइल को और बेहतर कर दिया। अच्छा, तो प्रोफाइल बेहतर तो हो गई, लेकिन एडमिशन के टाइम पे भी तो कॉलेजेस इंटरव्यू में पूछते हैं इंटरव्यूअर कि आपने गैप क्यों लिया। देखिए, और किस हर बच्चे का एक ही जवाब होता है, मैं प्रिपरेशन कर रहा था, आई वाज केवल प्रिपेयर फॉर कैट, आई वाज देखिए प्रिपेयर फॉर दैट एग्जाम। कोई भी कॉलेज हाँ केवल इस बात पर जज नहीं करता कि आपने गैप लिया। जी। आपने उस गैप से क्या पाया या क्या किया, उस हाँ, पर ज़रूर सवाल करता है। और अगर गैप लेने के बाद भी 90% नहीं पहुंचा, वो 70-65 पे रह गया फिर। देखिए, इंटरव्यू में अपनी बात को कितने बेहतर तरीके से आप रख सकते हैं, ये एक कला है जी और ये हर स्टूडेंट को सीखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। मैं आपको यहाँ पर एक ज़िक्र करूँगा कि आप बिहार से आईएम सब्ज़ी वाला आते हैं, उनका यूट्यूब पर एक वीडियो अवेलेबल है, बच्चे उसको देखें। जी वो एनआईटी से पढ़े थे, साउथ में किसी एनआईटी से, मैंने थोड़ा-सा मुझे याद है। और वो जब आईएम का इंटरव्यू देने गया अहमदाबाद का, तो जब वो लैंड किया उन्होंने अहमदाबाद में, तो उन्होंने कहा कि साहब दुनिया कहती थी कि यूएस ऐसा होता है, वेस्टर्न वर्ल्ड ऐसा होता है। कह रहे मुझे तो यही लगा कि अहमदाबाद की सड़कें ही यूएस हैं, क्योंकि मैं जिस प्रदेश से आ रहा था वहाँ स्थिति उतनी बेहतर नहीं थी, ऐसा बिल्कुल। उनका कहना है। हाँ उसके बाद जब इंटरव्यू में पहुंचे तो उन्होंने कहा साहब मैं एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आया था और शायद वो, अगर मैं सही हूँ तो किसी इजरायली कंपनी के साथ इरिगेशंस में वो काम कर रहे थे उस वक्त, हैदराबाद में या तेलंगाना में कहीं पर। उस वक्त तेलंगाना तो खैर शायद बना भी नहीं था, बट हाँ हैदराबाद में शायद वो थे, आंध्रा में। तो उनसे जब इंटरव्यू शुरू हुआ और वहाँ पे सवाल किया गया तो उन्होंने ज़्यादातर चीज़ें बिहार पे केंद्रित करके बोली, अपने प्रांत को लेकर के बोली। मगर जो उनके जवाब थे वो इतने बेहतर थे कि बिजनेस पॉलिसी एंड इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर ने उनको सेलेक्ट किया। और एक सवाल है जिस पर मैं जाऊँगा कि मैं पूरी तरह से तो डिस्कस नहीं कर पाऊँगा यहाँ पर। जी उनसे पूछा कि जब गया कि जब आपसे ये मुझे बताइए, आप इतना बिहार की चर्चा कर रहे हैं, और उस प्रोफेसर ने कहा कि मैं केरला से आता हूँ, तो कृपया करके कंपैरिजन बताइए किन 3 मामलों में बिहार केरला से बेहतर है। ओके और उस व्यक्ति के उस जवाब पर उसका सिलेक्शन हुआ और अगले 2 साल तक उन्होंने अपने उस यूट्यूब की वीडियो में कहा है कि उस प्रोफेसर ने मुझे अलग तरीके से अगले 2 साल तक देखा, क्योंकि मेरा जवाब आंकड़ों के साथ था, फैक्ट्स के साथ था। देखिए, स्पॉन्टेनिटी, आपके अंदर जो रेजिलियंस और आपकी जो थॉट प्रोसेस है, उसका निचोड़ होता है इंटरव्यू। और बहुत सारी चीज़ होती है, मैं 2-3 चीज़ों का ही नाम लिया है। आप कितने बेहतर तरीके से वहाँ पर अपनी बात रख पाते हैं, हम्म। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जवाब कैसे है। आप कभी कभी कॉमन सेंस की वजह से भी इंटरव्यू से निकाल देते हैं। जैसे मेरा एक फ्रेंड था 96 परसेंटाइल इन कैट एग्जाम, और आई एम कोझिकोड का इंटरव्यू था, उससे पूछा इंटरव्यू ने व्हाट इज योर पैन नंबर, और वो यही सोचने लगा कि मेरे से पूछा या क्या कर रहा है, वो वेट करता रह गया और यू शुड लीव नाउ। देखिए, ये हम इससे कह सकते हैं कि देखिए कुछ स्ट्रेस इंटरव्यू होते हैं। हाँ दूसरा, जीडी में तो इससे भी इंटरेस्टिंग बातें होती हैं कई जी बार। आपको एब्सर्ड टॉपिक दिए जाते हैं बात करने के लिए। हाँ तो एब्स्ट्रैक्ट कह लीजिए, एब्सर्ड कर लीजिए, उन जी दोनों तरीकों से तो आपको तैयार रहना है। हाँ, रेड ब्लू पिंक कुछ भी पूछ कुछ दो। भी आपसे बोला जाएगा, आपको बोलना है उसके ऊपर। जी अब यही तो कला है, मैं कह रहा हूँ ना। तो ये तो हमेशा होता है। देखिए, अगर आप इस तरह से बात करेंगे, जी इंटरव्यू 15 से 20 मिनट या आधे घंटे का था, हाँ कैट का एग्जाम 2 घंटे का था। दो तो हमारा जो टेस्ट है वो तो उसी ड्यूरेशन में जो बेहतर परफॉर्म करेगा उसके लिए सब कुछ है। जी तो इसीलिए तो कहा गया है जो जीता सिकंदर। तो हमें वो तैयारी करनी है कि उस मौके का हम बेहतर से फ़ायदा उठा सकें। जी सर स्टूडेंट्स में प्रॉब्लम क्या आती है कि कहीं ना कहीं वो तैयारी मिस हो जाती है, और आधे केस में, आधे से ज़्यादा केसेस में कहूँगा, आधे से ज़्यादा केसेस में ये कहूँगा कि वो घबराहट आ जाती है। और उसका एक ही तरीका है कि अपने आप को जितना ज़्यादा ग्राइंड और ग्रिल से निकालेंगे, वो तैयार रहेंगे। हमने एक चीज़ बहुत बार बार सुनी अपने स्कूल में, और वो मैं उसको बहुत लेके चलता हूँ, अपने स्टूडेंट के साथ कहता हूँ, जी द मोर यू स्वेट एट पीस द लेस यू ब्लीड एट वॉर। आप जितना मेहनत अभी करोगे ना, आपको बाहर जाके उतनी मेहनत कम करनी पड़ेगी। लेकिन होता क्या है कि हम आराम ढूंढने शुरू कर देते हैं। हम्म अगर मैं एक बात करूं कि अगर मुझे एक्सेल, एडवांस एक्सेल या पावर बीआई पढ़ाया जा रहा है, तो जी मैं ये कोशिश करूं कि जो डेटा सेट क्लास में डिस्कस हुआ है, इसका नेक्स्ट लेवल क्या हो सकता है, इंडस्ट्री में क्या चैलेंज आएगा, मेरे स्पेशलाइजेशन में क्या आएगा, मेरी इंडस्ट्री के डेटा सेट्स में किस तरह के इशूज़ खड़े हों, क्यों नहीं मैं उस पर काम करता हूँ। तो पहले उसके बारे में पता होगा, तो अभी तो नया ही बिल्कुल सीखा है। नहीं, बिल्कुल, लेकिन यही तो बात है ना। हाँ अगर आप इस तरह से बात करेंगे तो जिस तरह का सोशल मीडिया का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, हाँ वो उसी माध्यम से कर रहे हैं। तो बिल्कुल क्यों ना उसको कंस्ट्रक्टिवली करें। तो ये काम थोड़ा सा आसान बनाया जा सकता है। जी मैं फिर कहूँगा ये इतना आसान नहीं जितना आसानी से मैंने कहा, मगर जो लोग करते हैं और जो कर रहे हैं उनसे सीखने की ज़रूरत है। Sir, can you share a real life success story of a student from a lesser known institute who went on to achieve great things? देखिए, बहुत सारे लोग हैं, जी और अगर मैं स्टार्टअप्स के फॉर्म में बात करूंगा तो शायद आप इतने लोग होंगे कि जिनकी कोई चर्चा भी नहीं की जा सकती, जी जिन्होंने किसी भी
प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई नहीं की, एग्जैक्टली। लेकिन वो फिर एक अलग तरीका हो जाएगा देखने की, सर वो तो हाँ। स्टार्टअप्स हैं, आप प्रोफेशनल्स की बात करिए। जी मैं अपने क्षेत्र से लेता हूँ और एक व्यक्ति का नाम लेता हूँ और इस बात पे चर्चा करूंगा। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। देखिए ये जो पूरा मामला है ना, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 का, इसमें थोड़ा सा हमें अलग तरीके से भी देखने की ज़रूरत है। हमारे देश में एक कंपनी है मैरिको, और उसके जो फाउंडर हैं उनका नाम है हर्ष मारीवाला। जी और मैं हर बच्चों से आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ उनके बारे में पढ़ें। और मैरिको एक ड्रीम कंपनी है एफएमसीजी सेक्टर में काम करने के लिए, और उनके प्रोडक्ट्स पाथ ब्रेकिंग प्रोडक्ट्स होते हैं। जी तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि जब उन्होंने बहुत सारा एनालिसिस किया अपने प्रोडक्ट्स को डेवलप करने के लिए, उनका एक प्रोडक्ट अगर आपको बताऊं तो पैराशूट उनका एक प्रोडक्ट है। तो उन्होंने बोला क्या हमारे पास राइट टू विन है। हम्म, आप सोचिए कितना इंटरेस्टिंग फ्रेज है ये, राइट जी टू विन। उन्होंने अपनी टीम से पूछा क्या मार्केट में मेरे पास अधिकार है जीतने का मेरे प्रोडक्ट के पास। जी ये बात हम पर भी लागू होती है और बच्चे पे भी लागू होती है। केवल हम बातें कर रहे हैं, बिल्कुल। बट डू आई हैव द राइट टू विन। सो स्टूडेंट हैज़ टू आइडेंटिफाई दैट आई हैव द राइट टू विन। हर्ष मारीवाला, आप उनका बच्चे बैकग्राउंड पढ़ें, उन्होंने क्या अचीव किया है। मतलब मैं यहाँ तक कहूँगा कि भारत में कई लोगों का ये मानना है कि मार्केटिंग का एम इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट इज मारीवाला। वो इतने अच्छा पाथ ब्रेकिंग आइडियाज़ हैं उनके प्रोडक्ट, सारी चीज़ें, क्योंकि बहुत कम समय हमारे पास इन चीज़ों की चर्चा करने में। अगर उस जी कंपनी के बारे में बात करूँ तो हमें शायद 1 घंटे से 2 घंटे तो उनके बारे में चर्चा करने में लग जाएगा, उन्होंने क्या क्या अचीव किया और कैसे। क्योंकि पैराशूट सेल्फ की जो अपनी जर्नी है, जो ये पैराशूट ऑयल है, इसकी जर्नी इतनी एक्साइटिंग है, जो हम अपने क्लासेस में बच्चों के साथ डिस्कशन में करता भी हूँ, तो वहाँ पर आप समझ पाएंगे। और आप मारीवाला जी का भी अगर आप करियर उठा करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो किस हम्बल बैकग्राउंड से आते थे इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। जी लेकिन मैं अपने क्षेत्र से लूँगा, क्योंकि आपने मुझसे एक सवाल किया कि अगर कोई बच्चा जो कि टीयर 1 से नहीं है, हम्म, एजुकेशन में हूँ मैं। और मार्केटिंग के सबसे रिनाउंड प्रोफेसर्स में से एक प्रोफेसर निर्मला कुमार, जिनकी मैं चर्चा करूँ, जी और ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोफेसर। और वो किसी भी आईआईटी आईएम्स या हिंदुस्तान के प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन से नहीं पढ़े हुए हैं, लेकिन फिर भी दुनिया के सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहे हैं जी और पढ़ाते रहे हैं। तो ये अपने आप में सिग्निफाई करता है। आप हर क्षेत्र में जाएंगे, मैं यहाँ पे एक बहुत दावे के साथ कहता हूँ कि अगर आप प्रोमिनेंट कंपनीज़ की लिस्ट उठाएंगे जी तो आधे से ज़्यादा कंपनीज़ में आप पाएंगे कि हर तरह के बैकग्राउंड के लोग टॉप की हायरार्की में बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि केवल वो टीयर 1 इंस्टीट्यूशन से आए। लेकिन वो पहले के टाइम की बात है ना, अभी नहीं, तो आज भी है। अच्छा देखिए, आज भी वैसे आज भी इसलिए है। वैसे लोगों को हायर करी जा रही है। देखिए, आप ये बताइए, अब जो अब कल्चर है, क्योंकि इसको हाँ थोड़ा सा जोड़ के देखते हैं, आज की डेट में सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट कहाँ पर हो रहा है? वो आईटी इनेबल्ड सर्विसेज से जुड़ी हुई चीज़ें हैं या जी टेक बेस्ड हैं, और खासतौर से एग्रीगेटर्स हैं। जब मैं एग्रीगेटर्स की बात करता हूँ, ओला है, उबर है, जी ज़ेप्टो है, यू नो द लिस्ट गोज़ ऑन जी अक्रॉस द सेक्टर्स। ये 10 साल पहले सेक्टर्स कहाँ थे ये कंपनियाँ कहाँ थी 10 साल पहले? नहीं थी। उसके लिए टैलेंट तो जब अवेलेबल नहीं। सप्लाई चेन की इम्प्लीमेंट हुई तभी आई। एग्जैक्टली, जो भी कारण हो, आप हाँ इसको हम इकोसिस्टम के फॉर्म में कहेंगे, जो भी चीज़ें हुई, बदलाव हुए, जी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर उस हिसाब से आया, तो ये चीज़ें होना शुरू हुई और इस तरह की कंपनियाँ आज की डेट में। तो आप मुझे बताइए कि इसका टैलेंट कहाँ था? किसी इंस्टीट्यूशन में क्या इसके बारे में पढ़ाया जाता था? नहीं नहीं। तो कंपनियों को तो लोगों की ज़रूरत है जो परफॉर्म कर सकें। मैं फिर यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा स्टूडेंट के साथ कि केवल टीयर 1 में जाना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग ब्लॉग है, ज़ोमैटो की जो बनाने की जो फाउंडिंग टीम थी, जी उसमें से एक बच्चा आईएम से पढ़ा हुआ था, और उसकी जर्नी देखिए, और बड़ी इंस्पायरिंग जर्नी है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप सुनिएंगे तो मज़ा आएगा बच्चों को। टीयर 3 का बच्चा जो चीज़ नहीं करना चाहता, टीयर 1 के बच्चे को करना पड़ा। उसमें उस व्यक्ति ने बड़ी अच्छी सी बात की है, नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, बच्चे खुद चाहें देख सकते हैं। हम्म, वहाँ पर आप ये पाएंगे कि वो दिन में 2 टी-शर्ट्स लेके चला करते थे। कहते कि जब मैंने ज़ोमैटो शुरुआत हुई तो भाई मुझे जाकर के हर कियोस्क पे तो एम्पैनलमेंट कराना था रेस्टोरेंट्स का। जी अब आईएम से निकला हुआ बंदा, आप सोचिए क्या काम कर रहा है सड़कों पर। हमारे यहाँ तो ये बात बुरी मान ली जाती है कि साहब अब मुझे ये काम करना पड़ेगा। और कह रहे थे कि मैं 2 शर्ट लेता था बिकॉज इतने मुंबई के रश में जो हालात थे, हाँ एंड उनकी वाइफ भी शायद, अगर मैं सही हूँ तो वो भी आईएम से पढ़ी हुई थी, और वो भी कह रही थी क्या कर रहे हो ये, बट ही क्रिएटेड अ वैल्यू। हाँ और आज हर कोई वहाँ जाना चाहता है। अब आज की स्थिति क्या है या कैसा है या प्रॉफिटेबिलिटी, वो एक अलग प्रश्न है, जी लेकिन दिस इज द इंटायर प्रोसेस। हाँ अगर आप काम करने को तैयार हो तो टैलेंट की ज़रूरत है। और मैं तो बार बार एक स्टूडेंट से एक चीज़ और भी कहता हूँ, जो बाकी लोग करने को तैयार नहीं है, अगर आप करने को तैयार हो, आपका काम आसान हो जाएगा। मैं अगेन प्रोफेसर निर्मला कुमार को कोट करूँगा, उनकी एक बहुत शानदार किताब है मार्केटिंग एज ए स्ट्रैटेजी। प्लीज़ सारे स्टूडेंट्स ज़रूर पढ़ें, जी क्योंकि हम सब वो कॉटलर को पढ़ते हैं और वहाँ तक सीमित हो जाते हैं शायद टेक्स्ट बुक के फॉर्म में। मार्केटिंग एज ए स्ट्रैटेजी बाय प्रोफेसर निर्मला कुमार, उस किताब में भी उन्होंने जिक्र किया है। उसके शुरू के 10 पेजेस में पढ़ेंगे तो वहाँ पाएंगे कि चाहे वो स्टैनफोर्ड हो, हार्वर्ड हो, या कोई भी प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन हो किसी भी देश का, जी बच्चा सबसे पहले मना करता है सेल्स के बारे में, हाँ कि मुझे सेल्स में नहीं जाना। प्रॉब्लम सेल्स की नहीं है, प्रॉब्लम माइंडसेट की है। वी नीड टू वर्क ऑन योर माइंडसेट।
अगर हम अपना सही माइंडसेट लेके चलेंगे, ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहां पर आपको सेल्स नहीं करनी, क्योंकि सेल्स का जो फॉर्मेशन हमारे माइंड के अंदर वो गलत है। सर सेल्स करने में तो मेरे ख्याल से मजा आना चाहिए। देखिए मजा इसको समझने का कि हाँ। सेल्स है क्या। अच्छा बताइए, अगर कोई भी एचआर की फील्ड में जाता है, एचआर की डेट में आपको आज की डेट में वीकली मंथली मैंडेट्स मिलते हैं कि इतने आपको इंटरव्यू लाइन अप करने हैं, कैंडिडेट नहीं मिलते। हाँ, नहीं मिलते। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि XYZ कंपनी में हालात बहुत अच्छे हैं। नो, उनके भी जो रिमोट लोकेशन है वहाँ पर लोग काम करने के लिए तैयार नहीं है। हाँ। प्रोमिनेंट आईटी कंपनीज हैं, उनके अदर देन बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई एंड दिल्ली एनसीआर के जो प्रेमाइसेस हैं, वहाँ की हायरिंग बहुत टफ होती है एचआर के लिए। उसको भी अपना सो कॉल्ड जेडी और प्रोफाइल सेल करना पड़ता है। हाँ, हाँ। सेम इज विद फाइनेंस का ही, सबके हिस्से में ही आता है। जी। ये माइंडसेट का गेम है। लेकिन हम उसको कैसे देखते हैं कि अब इतने बुरे दिन आ गए। सॉरी टू से, दिस इज द रॉन्ग वे टू लुक एट इट। तो अगर आप इस तरह देखें तो टीयर 3 टीयर 2 कहीं से भी हो, मार्केट उसकी वैल्यू करता है जो परफॉर्म करता है। हम भी उसी की वैल्यू करते हैं इनफैक्ट सोसाइटी के अंदर जो परफॉर्म कर रहा जी। है। तो कोशिश ये करें कि सही मायनों में चीज़ों को देखें और उस हिसाब से काम करें। Okay. Sir, if you could give one message to MBA student or aspirants across India, what would it be? देखिए मैं 2-3 बातें यहाँ कहूँगा, एक मैसेज की बात नहीं कहूँगा, क्योंकि हमने जी। बहुत सारा डिस्कशन किया टीयर 1 टीयर 2 पर। जी। देखिए केवल टीयर 1 टीयर 2 को देख के ना चलें। कोई भी इंस्टीट्यूट टैलेंट मैन्युफैक्चर नहीं करता है। वो आप लेके जाओगे, आपके अंदर कुछ होगा जिसको वो और होन करेंगे, उसको और तराशेंगे, उसको और बेहतर करेंगे। जी। पहली चीज़, डू नॉट गो फॉर शाइनी इंफ्रास्ट्रक्चर, big claims, celebrities. Look for academics, look for curriculum. What is going to happen with you in those 2 years? इनफैक्ट मैं 2 साल भी नहीं कहूँगा, और अगले 16 महीनों में आपके साथ क्या होने वाला है और कैसे वो डिलीवरी होगी, कैसे वो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, उसको समझने की कोशिश करिए। जी। लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट, अपने ऊपर काम करिए। केवल करिकुलम तक सीमित मत रहिए, केवल इंस्टीट्यूट तक सीमित मत रहिए, अपने ऊपर काम करिए। उन 16 महीनों के अंदर आपकी एक अपनी जर्नी ट्रांसफॉर्मेशन की होनी चाहिए इंस्टीट्यूट के साथ साथ, कि अगर इंस्टीट्यूट इस लेवल पर काम कराएगा तो इसका नेक्स्ट लेवल मैं काम करूंगा। इसमें 2 बातें हैं, एक स्किल की बात आती है और एक पढ़ने की बात आती है। और पढ़ने की बात मैं टेक्स्ट बुक पर नहीं कहता हूँ, मैं बार बार स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ, रीड अ लॉट ऑफ बुक्स। आपको बियॉन्ड टेक्स्ट बुक्स पढ़ना पड़ेगा। जैसे हमारे को जीने के लिए खाना खाने की ज़रूरत है, हमारी थॉट प्रोसेस को रिफाइन करने के लिए, और जब हम उसे सो कॉल्ड बिजनेस इंटेलिजेंस के फॉर्म में यूज़ कर पाएँ, तो हमारे पास बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जो हमारा केस मेथड है या बाकी जो मेथड्स हम पढ़ाते हैं पेडागोजी के अंदर, उसका मकसद क्या है, जो पास्ट में कंपनियों ने किया, ऑर्गेनाइजेशंस ने किया, उस लर्निंग को स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना और उसके इम्प्रोवाइज करके वो फैसले ले सकें। स्टूडेंट्स को उस चीज़ को समझना चाहिए। तो अगर ये करते हैं स्टूडेंट्स, तो मेरा मानना है कि वो बहुत बेहतर स्थिति में होंगे। मतलब बड़े ऑफर्स, लाखों के ऑफर्स देख के मत एडमिशन लो, मत उसमें फंसो। एकेडमिक, फैकल्टी, करिकुलम पे ध्यान दो और अपने स्किल सेट को बेहतर करो। ये देखिए आपके स्टूडेंट के लिए बेहतर होगा। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये इग्नोर करें तो करना बड़ा मुश्किल होगा बच्चों के लिए, बिकॉज स्वैंकी नंबर्स बहुत अच्छे लगते हैं। बिल्कुल। लेकिन एक और तरीका इसको देखने का है। जी। कोशिश करिए कि टॉप 10% और बॉटम 10% को माइनस करके प्लेसमेंट को देखना शुरू करिए। ओके। तो आप थोड़ी रियलिस्टिक पिक्चर देख पाएंगे। जी। मैं आईएसबी के बारे में बात करूंगा। आईएसबी की प्रोसेस में बड़ा अच्छा सा मुझे लगा था कि वो अपने टॉप 10% के नंबर्स के बारे में डिस्कशन नहीं करते। हाँ, एग्जैक्टली। तो और बॉटम की भी नहीं करते। वो कहते हैं जो बीच की बात अब बची है ना, उस पर हम बात करते हैं। तो उस तरीके से आप देखें, चीज़ें थोड़ी सी रैशनलाइज लगेंगी। दूसरा, क्यों दूसरे के नंबर से हम इतना प्रभावित हैं? मुझे ये समझ नहीं आता। हम अपने नंबर्स की बात करें, हम अपनी तरफ से देखें कि हम क्या बेहतर नहीं, कर वो सकते हम बात हैं। नहीं करते ना। दूसरा, हमारा 10-12 ग्रेजुएशन 60-70 है, वो हम नहीं देखते। हम देखते हैं कॉलेज 40 लाख रुपए दे रहा है। जी। दूसरा कि लाइफ इज नॉट लीनियर। जी। ये बिल्कुल सीधी पटरी की तरह नहीं चलती, और किसी की नहीं चली है। जी। हर किसी को अपने हिस्से की मेहनत, अपने हिस्से की ग्राइंड झेलनी पड़ेगी और करना पड़ेगा। दैट्स हाउ यू ग्रो। तो उसके लिए तैयार रहिए, और मुझे नहीं लगता कि ऐसी दिक्कत आएगी किसी के साथ, अगर वो अपने ऑब्जेक्टिव्स और अपने कमिटमेंट में क्लियर है। सर लास्टली, आप आने वाले 5-10 सालों में इंडिया के बी स्कूल इकोसिस्टम में क्या चेंजेस देखते हैं? देखिए, बी स्कूलिंग में जैसा आपने मुझसे थोड़ी देर पहले भी सवाल किया था, इससे पहले भी बात कर रहे थे। जी। आने वाले 5-10 सालों में क्या नहीं, आने वाले क्या, मैं 5 से उससे पहले से आपसे कहूँगा, जो परिवर्तन हो रहे हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। जी। आज की डेट में ऐसे भी प्रोग्राम्स आ चुके हैं, मैं नाम नहीं लूंगा उन इंस्टीट्यूशंस का, जहां पर ये 2 साल का प्रोग्राम नहीं रहा। जी। इनकी ड्यूरेशन कम हो गई है, ये छोटे ड्यूरेशंस में ऑफर किए जा रहे हैं। दूसरा, एक नया फॉर्मेट निकल के आ रहा है, जहां पर जैसा कि सीए का एग्जाम होता है, इसको मैं थोड़ा सा और वाइडली आपको समझाने की कोशिश करूं। इंडिया में 2 तरह से एडमिशन्स होते हैं, एक एंट्री बैरियर बेस्ड है और एक एग्जिट बैरियर बेस्ड है।
हाँ एंट्री बैरियर बेस की अगर बात करूं, जहां पर आप एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते हैं, एक प्रोसेस को क्वालिफाई करते हैं, तो आप एडमिशन लेते हैं। और एक सिस्टम है जहां पर आप एडमिशन कोई भी ले सकता है, हाँ। लेकिन जब आपको बाहर निकलने के लिए प्रोसेस से ग्राइंड से निकलना पड़ेगा। बिल्कुल। एंट्री वाले तो आप सारे जानते हैं। अगर मैं एग्जिट का एग्जांपल लूं हाँ। तो सीए का एग्जामिनेशन है, और जैसा कि अभी कोविड के समय पर आईआईटी चेन्नई ने प्रोग्राम शुरू किए हैं ऑनलाइन, करीब 3,000-4,000 बच्चा उन प्रोग्राम्स को अटेंड कर रहा है, लेकिन जो एग्जिट होगा वो सबके लिए नहीं है, एंट्री सबके लिए है। आईआईटी मद्रास। जी। हाँ तो अब आप देखिए कि ये दो तरह की प्रोसेस में हिंदुस्तान है आज की डेट जी। में, और मेजॉरिटी जो है वो एंट्री बैरियर पे, एग्जिट बैरियर पे कम है। ओके। सो मेरा मानना है कि एग्जिट बैरियर एक अच्छा तरीका है बच्चे को जज करने का। जी। अगर आपको लगता है कि मेरी मैथ्स अच्छी नहीं थी, मेरा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं था, मैं एक ऐसी स्टेट से आया था जहाँ पर उन चीज़ों की सुविधा नहीं थी, तो एंट्री बैरियर की जगह पर एग्जिट बैरियर के सिस्टम पर काम करते हैं। सबको बराबरी का मौका मिलता है, उस ग्राइंड से गुजरिए, उस प्रोग्राम को करिए, और एग्जिट के टाइम पर आप देखिए कि आपका असेसमेंट होता है और आप कहाँ खड़े होते हैं। ओके एक तो बात यहाँ पर आती है। जी। दूसरी चीज़ क्या आती है कि इसी तरह से मैनेजमेंट प्रोग्राम आ गए हैं जो कि लेवल हैं। दैट मीन्स 2 साल का प्रोग्राम करके मास्टर्स की डिग्री नहीं मिलेगी, जी। आपको लेवल मिलेगा। और आप सीए में जैसे आप देखते हैं ना, जैसे सीए में इंटरमीडिएट है एंड देन यू बिकम अ सीए, वैसे ही उसके अंदर भी लेवल है, और ऑलरेडी हिंदुस्तान में ऐसे संस्थान चल रहे हैं, अच्छा, ऑलरेडी ऑपरेशनल मतलब इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। जी। दूसरी बात आती है कि ओडीएल, ऑनलाइन एंड डिस्टेंस लर्निंग, बहुत अच्छे तरीके से डिस्ट्रक्ट कर रहा है और ग्रेजुअली और डिस्ट्रक्ट करेगा। उसके 2-3 कारण हैं। एक जी। कारण है जो आपने थोड़ी देर पहले बात की, आरओआई, जी। स्टूडेंट्स को लगता है। दूसरा समय। तीसरा, हर बच्चे के लिए संभव नहीं है, किन्हीं भी कारणों से, पारिवारिक कारणों से, या अपने परिवार में बिजनेस है, या किसी भी कारण से, कि वो फिजिकल फॉर्म में जाकर के चीज़ें अटेंड ना कर पाए। अगर आप देखें, लास्ट ईयर IIM बेंगलुरु ने अपना बीबीए प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसमें करीब 1000 बच्चा, अगर मैं सही हूँ तो 1000 बच्चा एडमिशन ले सकता है। मगर वो प्रोग्राम उतना ही बेहतर है जितना कि शायद किसी फुल टाइम प्रोग्राम के बराबर, मैं अगर बात कंपैरिजन करना चाहूँ हिंदुस्तान के। ओके। लेकिन अगर उस प्रोग्राम को अगर आप ढंग से एनालाइज करेंगे अभिषेक, तो आप पाएंगे कि वो प्रोग्राम बहुत ही रिगरस है, उसको जी। करना आसान नहीं होगा। तो ये ऑलरेडी गेम चेंजर और गेम सारी बातें हो रही हैं। मैं 5 से 10 साल नहीं कहूँगा, ये आने वाले 2-3 साल हाँ, में। ये सामने है, और इसको मैं तैयार होना होगा इस ऑनस्लॉट के लिए। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगा कि जो ट्रेडिशनल फॉर्मेट है वो खत्म हो जाएगा, ऐसा जी। भी नहीं होने वाला। इसके लिए समय लगेगा। तो ये दोनों एग्जिस्ट करेंगे, ओडीएल भी एग्जिस्ट करेगा, 2 साल का प्रोग्राम भी एग्जिस्ट करेगा, जी। ये लेवल बेस्ड प्रोग्राम्स भी एग्जिस्ट करेंगे। तो एक अच्छा सा मौका होगा हर बच्चे के लिए कि मैं एंट्री बैरियर सिस्टम में जाऊँ, मैं एग्जिट बैरियर सिस्टम में जाऊँ, मैं ग्रेड सिस्टम में जाऊँ, मैं किस तरह का सिस्टम में जाऊँ, मेरे ऊपर चॉइस होगी और मैं उसका फ़ायदा उठा सकता हूँ। थैंक यू सर। आई होप कि इस वीडियो से स्टूडेंट्स के मिथ और स्कैम जो होती है बी स्कूल में वो क्लियर होंगे, और आने वाले टाइम में जो इम्प्लीमेंट होने वाली है उसके लिए भी वो अवेयर हो जाएंगे। थैंक यू।